नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और एक बार फिर स्वदेश न्यूज पर देख रहे हैं आप, किसका होगा बंगाल। जी हां, आज हम फिर बात पश्चिम बंगाल की करेंगे कि आखिर 2 मई को क्या कुछ होगा। बंगाल के चुनावी हाल की बात हम करेंगे। बंगाल में 5 चरण में वोट पड़ चुके हैं और 3 चरण बाकी है। बंगाल की सत्ता में इस बार किसका कब्जा होगा, ये तो 2 मई को ही पता लगेगा। लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि यहाँ लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है और 30 साल तक यहाँ की सत्ता में काबिज रही कांग्रेस और वामदल मुकाबले से बाहर नजर आ रही है। आखिर कैसे बंगाल में दशक भर से भी कम समय में मजबूत हुई बीजेपी, क्यों दरक रहा टीएमसी का किला और अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद तक आ गए कांग्रेस और वामदल। बंगाल में हुआ वोटों का ये कैसा खेला, इसी पर इस कार्यक्रम में बात होगी कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि बंगाल में बीजेपी ने महज 4 साल में अपनी स्थिति मजबूत की है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 294 सीटों में से मात्र 3 सीटें मिली थी, लेकिन 3 साल बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में उसने खेला कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें और ममता बनर्जी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा के लिहाज से देखें तो 121 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी और 164 सीटों पर टीएमसी को बढ़त थी। बीजेपी को 40% वोट मिले थे तो दूसरी तरफ टीएमसी को 43%, यानी दोनों के बीच केवल 3% वोट का अंतर था। यानी कि बीजेपी बंगाल में मजबूत तो हुई, लेकिन ममता बहुत कमजोर भी नहीं। कमजोर हुए तो वामपंथी और कांग्रेसी। कैसे, ये हम संक्षिप्त में आपको समझा देते हैं। क्या कुछ स्थिति 2016 की है, 2019 की क्या कुछ स्थिति है, ये पूरा संक्षिप्त में आपको बताएं, क्योंकि आज की बहस इसी पर कर रहे हैं कि आखिर इतने कम समय में बीजेपी मजबूत हुई, ममता दीदी भी कमजोर नहीं पड़ी, लेकिन वामपंथी और कांग्रेस जो 30 साल से राज कर रहे थे, उनका क्या हुआ, वो कहां चले गए। बात करें हम तो आपको संक्षिप्त में समझाते हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस 211 सीटों पर थी। कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, लेफ्ट को 32 सीटें और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 45% वोट शेयर मिले थे। लेफ्ट के पास वोट शेयर 25% था, लेकिन सीटें कांग्रेस से कम थी। कांग्रेस के पास 12% के आसपास वोट शेयर था, लेकिन उससे लेफ्ट से ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 10% था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। कुल 40 सीटें, जिसमें से तृणमूल के पास 22 सीटें थी, बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की, कांग्रेस 2 पर सिमट गई और लेफ्ट का यहां खाता भी नहीं खुला। तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 43% था। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का 40%, यानी दोनों के बीच मात्र 3% वोट शेयर का अंतर है गया था। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का वोट शेयर मात्र 10% से नीचे आ गया। और आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि बीजेपी इतनी कम समय में मजबूत कैसे हुई, लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी भी कमजोर नहीं पड़ी। लेकिन 30 साल से राज करने वाले कांग्रेस और वामपंथी इस बहस में कहीं भी, बात करें हम बहस में, तो कहीं भी आज के चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। आज का मुद्दा इसी पर है कि 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी मजबूत तो रही, लेकिन 2019 में बहुत ही कम समय में बीजेपी ने अपना कब्जा पश्चिम बंगाल पर जमा लिया। चुनाव किसका बंगाल, पश्चिम बंगाल का चुनाव 5 चरण हो चुके हैं, बाकी 3 चरण और बच रहे हैं। लेकिन 2 मई को कौन काबिज होता है, क्योंकि मजबूती दोनों ही पक्ष में दिख रही है। बात करें टीएमसी की, बात करें बीजेपी की, तो दोनों ही पक्ष में हमें मजबूती नजर आ रही है। तो चलिए, आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर किसका बंगाल। 2016 के समीकरण के आधार पर क्या टीएमसी फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगी, या फिर बहुत ही कम समय के बाद मजबूत हुई बीजेपी लोकसभा चुनाव में विधानसभा में
पश्चिम बंगाल पर राज कर पाएगी। और कांग्रेस वामपंथी जो जीत का दावा कर रहे हैं वो तो इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीत के दावे लगातार राहुल गांधी ने किए हैं कि कांग्रेस और वामपंथी इस बार फिर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। लेकिन आज की बहस इसी पर कि कांग्रेस वामपंथी आखिर कहां चले गए। वो वामपंथी जो 30 साल से राज कर रहे थे अब पश्चिम बंगाल में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और बीजेपी जिस जीत का दावा कर रही है, कैसे वो जीत का दावा कर रही है, 2019 में मोदी लहर थी, उसके बाद भी वोट प्रतिशत और सीटें तो ममता दीदी को ही ज्यादा थी। वही बात करें टीएमसी की तो टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री 10 सालों से हैं। बता दें पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का ममता बनर्जी का राज है, लेकिन बहुत ही कम समय में बीजेपी ने अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में दिखाई। तो क्या लगता है, क्या टीएमसी फिर से यहां पर आ पाएगी? तो हम बात लगातार पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। टीएमसी की बात करें तो 2016 में टीएमसी ने विधानसभा में जीत हासिल की हो, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना कब्जा वहां जमाया। लेकिन क्या टीएमसी की जो बढ़त है वो इस साल भी रहेगी? क्या कब्जे में भी टीएमसी अपने वोटों पर कब्जा फिर से जमा पाएगी? सत्ता पक्ष जो वहां पर है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इतने सालों से वहां राज कर रही है, क्या फिर से काबिज हो पाएगी 2 मई को? ये बड़ा सवाल है। तो आज की बहस इसी पर करेंगे कि कौन पश्चिम बंगाल में होगा 2 मई को। आखिर बाजीगर बंगाल का कौन होगा? कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे पश्चिम बंगाल से नवीन मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ मिथुन अहिरवार, टीएमसी का पक्ष रखेगी सोफिया खान जी, और माकपा नेता हमारे साथ बादल सरोज जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं सोफिया जी से करना चाहूंगी, क्योंकि 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण बचे हैं। 2 मई को जो टीएमसी दावा कर रही है कि ममता दीदी फिर से आएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, काफी कम समय में मजबूत हुई है बीजेपी वहां पर? नमस्कार, आदाब जी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि टीएमसी सिर्फ दावे नहीं कर रही है, बल्कि टीएमसी बहुमत के साथ आ रही है, सरकार बन रही है हमारी। ये अलग बात है कि भाजपा ने हर तरह के अपने जो फोर्सेस हैं, अपने हर तरह की ताकत जो है वो बंगाल में झोंक दी है। ये अलग बात है कि कोरोना जो है आज चरम पर है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है कोरोना के बारे में छोड़कर, आम जनता के बारे में, पूरे हिंदुस्तान के बारे में छोड़कर वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय भी दौरे करते हैं, तो केवल प्रचार प्रसार के लिए। ये दुखद घटना है। तो देखिए, इस किस्म की अगर घटनाएं घटेंगी जहां पर प्रधानमंत्री जो है अपने पार्टी के लिए अगर प्रचार करते हैं और गृह मंत्री प्रचार करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा बहुत तो असर जाएगा ही। तो 2019 में भी वही देखा गया, इस तरह की जो उनके जो परसेंटेज बढ़े हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा परसेंटेज उस वक्त भी नहीं था। तो आज भी मैं मानती हूँ कि आज भी उनके आंकड़े वहीं तक सिमट के रह जाएंगे। ये लोग जो है दोहरी आंकड़े भी नहीं पार कर पाएंगे। ये मेरा दावा ही नहीं बल्कि ये मेरा यकीन है। और दूसरी बात है कि दीदी के साथ लोग इसलिए भी हैं क्योंकि दीदी ने सिर्फ जुमलों की बात नहीं की, उन्होंने कोई झूठे वादे नहीं किए, उन्होंने कोई 15 लाख का वादा नहीं किया, उन्होंने कोई 2 करोड़ की बात नहीं की। दीदी ने जो अपने वादे किए थे कि कन्याओं को जो है एजुकेशन मिलेगा तो कन्याश्री दिया, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा तो कलकत्ता वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है, और बहुत सारी चीजें हैं। जॉय बांग्ला किया, द्वारे द्वारे सरकार किया, स्वास्थ्य साथी दिया, बहुत सारे स्कीम है, 5 रुपए में भरपेट खाना दिया। तो ऐसे में देखिए, ये दावा तो इसलिए है क्योंकि दीदी जानती है कि उन्होंने लोगों के साथ कार्य किया, उनके लिए विकास किया है। तो इस आधार पर जो है वो बिल्कुल दृढ़ है कि अगर विकास किया है तो लोग विकास के आधार पर जरूर वोट देंगे। जो थोड़े बहुत परसेंटेज हिंदू मुस्लिम करके अगर ये भाजपा जो पोलराइज करने की कोशिश की है, थोड़े बहुत लोग, देखिए हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, थोड़े बहुत लोगों को आप जो है उनको उकसा सकते हैं, उनको अपनी तरफ
हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके भटका सकते हैं, लेकिन बंगाल की जनता जो है बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं है और बंगाल की जनता जो है बहुत ज्यादा लेवल में, ज्यादा परसेंटेज लोगों को आप जो है भटका नहीं सकते। तो मेजॉरिटी में लोग जो है वो ऑब्वियसली दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ ही रहेंगे, इसलिए हमारा दावा ही नहीं, हमारा यकीन है कि दीदी सत्ते पर आ रही है। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगी सोफिया जी, लेकिन नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, कैसे मान लें कि बीजेपी 2 मई को आने वाली है, क्योंकि 2019 में मोदी लहर के बाद भी वोटों और सीटों से टीएमसी से पीछे रही है बीजेपी। नवीन जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो नवीन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रख रहे हैं मिथुन जी। मिथुन जी, आपसे सवाल करूंगी, आप क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस बंगाल की लड़ाई से बाहर है? इस कटु सत्य को कब मानेंगे? क्योंकि राहुल गांधी 4 चरण के बाद आते हैं, एक रैली करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो वहां मुझे कांग्रेस तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या आप मान रहे हैं इस कटु सत्य को कब मानेंगे कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल की लड़ाई से बाहर है? जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। आपने मेरा सवाल सुना है? जी सुन लिया वागीशा जी। और कटु सत्य ये नहीं होता जिसको आप कांग्रेस को मानने को कह रही हैं। कटु सत्य ये होता है कि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे भी अलग होते हैं, उनके परिणाम भी अलग होते हैं। जिस 2016 के परिणामों की आप जानकारी दे रही हैं, उसमें बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस पार्टी 44 सीट लाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी चुनाव में केवल 3 सीट लाई थी। तो यदि आप उसको एलिवेट करके 2019 के परिणाम बताने लगे तो ये बात ध्यान देने योग्य होगी कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे और उन पांचों के पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो अगर आने वाले लोकसभा चुनाव राज्य के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो परिणाम अलग होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आज हम सबके लिए चिंता की बात है कि 21वीं सदी का चुनाव क्या शमशान, कब्रिस्तान और हिंदू मुसलमान के नाम पे होगा? जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये धर्म और ऐसे उद्वेलित करने वाले मामलों को लेकर के आ जाते हैं। और विकास की जहां तक बात है, विकास के मामले में हम सबको जानकारी है, वेस्ट बंगाल के लोग भी बता देंगे आपको कि इन्होंने जिस उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे और जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक महिला का फोटो इन्होंने छाप दिया, पता चला वो किराए के घर में रहती है। तो जब विकास करना नहीं है और केवल उद्वेलित करने वाली बातें करना है, तो उससे हो सकता है ये लोग चुनाव परिणामों को फ्लक्चुएट करने के प्रयास करें, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बुरी बात है। कटु सत्य ये है। कटु सत्य ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े पैमानों की बात करती है चुनाव को लेकर के, जिन्होंने आज कोई ऐसी प्रोटोकॉल नहीं है कोविड का जिसका कि इन्होंने उल्लंघन ना किया हो। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के कैसे हाथ बंधे हुए हैं जब अमित शाह जी जाते हैं और बिना मास्क के पूरे बंगाल में घूम रहे हैं। कितने लोगों को उन्होंने कोरोना फैलाया होगा, कोरोना से इन्फेक्ट किया होगा, इस बात का अभी अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा ये किया। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, 17 तारीख तक जब तक वोटिंग नहीं हुई थी तब तक दमोह में कोई लॉकडाउन नहीं था। जिस दिन 17 तारीख को वोटिंग होती है, अगले दिन ये लोग लॉकडाउन लगा देते हैं। तो वोटों के लिए ये पूरे देश को बेच भी सकते हैं और पूरे देश को कोरोना से इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। राहुल जी ने एक नजीर पेश की है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की जो बांटने और काटने वाली राजनीति है उसको रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जनता के ऊपर है, जनता जो फैसला लेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मिथुन जी, आप ये चीज नहीं मानते हैं कि आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं या फिर खिलवाड़ कर रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी को अकेला छोड़ दिया, ना राहुल, ना सोनिया, ना प्रियंका कहीं भी बंगाल में नजर नहीं आ रही है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपको बीजेपी तो काफी नजर आ ही रही होगी। तो आप लोगों के लिए ये एक राहत की बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां कोरोना फैलाने में पूरे प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी ने एक नजीर पेश की है कि इस समय जब कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा चिंतनीय समय है ये हमारे पूरे देश के लिए, तो उन्होंने एक नजीर पेश की कि हम लोग वहां अब प्रचार नहीं करेंगे, अब वहां जनता को इन्फेक्ट करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो राहुल जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो बंगाल ना पहुंच करके, मतलब बंगाल नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जनाधार नहीं है या जीत नहीं रहे, उनको मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट डिक्लेयर किए थे, इनके 2 उम्मीदवारों ने टिकट
लेने से मना कर दिया। इनके पास चुनाव लड़ाने को उम्मीदवार नहीं है। माहौल बहुत अच्छा बनाते हैं तो बना रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके जो परिणाम आएंगे वो बिल्कुल विपरीत होंगे। जी, बादल जी के पास आऊंगी। हमारे साथ माकपा के नेता जुड़े हुए हैं। बादल जी, आपसे सवाल चाहूंगी, हम ये मान लें कि 2 मई को दीदी जाए या नहीं जाए, लेकिन वामपंथियों की विदाई जरूर है, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? इसलिए यहाँ सवाल विदाई का नहीं है। मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ केवल और बहुत ही संक्षिप्त में। जी। पहली बात तो ये कि 2 मई के दिन कोई भी जीते, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। उसके 90% कैंडिडेट या तो तृणमूल कांग्रेस से आयात किए गए हैं या दूसरी पार्टियों से उधार लिए गए हैं। इसलिए बीजेपी तो चुनाव नहीं जीतेगी। जो भी जीतेंगे वो शारदा घोटाले के, नारदा घोटाले के और दूसरे उन तमाम सारे घोटालों के मुजरिम जीतेंगे जिनके नाम लेकर पिछले चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और परम आदरणीय अमित शाह जी ने बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि टीएमसी बीजेपी को बुलाकर लाई है, इसलिए बीजेपी का विकल्प टीएमसी नहीं हो सकती। हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि इन 2 के बीच में बंगाल की जनता ये फैसला देगी कि ये जो संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है वहां पर चुनाव में, उस संयुक्त मोर्चे को जिताया। एक सवाल जो आप पूछने वाली है जी, उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं आपको कि 30 साल नहीं बल्कि 34 साल तक लगातार राज करने के बाद वामपंथ वहां पर किस स्थिति में क्यों पहुंचा जी। इसके 2 कारण हैं। एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव। एक मनोगत है, दूसरा वस्तुगत है। मनोगत कारण यह है कि 34 साल तक हुकूमत में रहने के बाद वामपंथ में भी, हमारे अंदर भी एरोगेंस विकसित हो गई थी। हमारे अंदर भी काम करने का जो पारंपरिक वामपंथी तरीका है वो कमजोर हो गया था, जिसकी सजा बिल्कुल ठीक तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें दी है। हमने उसे स्वीकार किया है और अपनी उन तमाम सारी कमजोरियों को दूर करने का काम किया है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव कारण है, वो ऑब्जेक्टिव कारण सारे देश के लिए है, और वो ये है कि केवल वामपंथ की राजनीति करने के तरीके ही अप्रासंगिक नहीं हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा जी जैसी राजनीति करने के तरीके भी अप्रासंगिक हुए हैं। इसलिए कि इस दौर में राजनीति ने एक गुणात्मक रूप बदला है, और वो राजनीति अब विचारधारा का मिशन नहीं रह गई है, बल्कि इस एक निहित स्वार्थ समूह द्वारा एक दूसरे के हितों की आपूर्ति करने का जरिया बनकर रह गई है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र का एक नया रूपांतरण है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पैसा, बहुत बड़ी तादाद में मीडिया पर नियंत्रण, बहुत बड़ी तादाद में झूठ बोलने का काम हुआ है। मुझे लगता है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर हमारे बीच में होते तो भारतीय जनता पार्टी में वो भी हाशिए पर होते, क्योंकि वो जिस किस्म की राजनीति करते थे, इसके विचार से भले ही हम सहमत, लेकिन बादल सरोज जी, वो राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी में ही अप्रासंगिक हो गई है। इसलिए ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है राजनीति का, वो इसका मूल कारण है। हमें इससे एंगेज करने के रास्ते निकालने हो जी। लेकिन बादल सरोज जी, 4 साल में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा खेला हो गया कि लोकसभा में आपकी सीटें, वहां पर आप सीटों पर काबिज ही नहीं हो पाए, एक भी खाता नहीं खुला, और जो लाल रंग था हम ये समझे कि वो मध्यम होकर भगवा में बदल गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक मैंने आपसे कहा ना, पहले वाला कारण ज्यादा महत्वपूर्ण था पश्चिम बंगाल के मामले में। मेरा मानना है कि ये देश की जनता वाम से इतना प्यार करती है कि वो एक बार गलती के लिए राम को माफ कर सकती है, वाम को माफ नहीं करती, क्योंकि वो ये मानती है कि राम एक आभासी एहसास है, वाम एक वास्तविक है। तो वाम, अगर मेरे प्रति जो अपेक्षा है जनता की, उसकी कसौटी पर अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो जाहिर सी बात है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए यही बात है, लाल रंग उतरा नहीं है, लाल रंग को एक बार फिर से अपने आप को साबित करना पड़ेगा, और वो हमें लगता है कि पिछले दौर में हम लोगों ने साबित किया है, और इसीलिए हम आशान्वित है कि ये परिणाम बहुत अच्छे होने वाला है।
जी सोफिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप भले ही जो विपक्ष हैं उसकी जीत ना माने, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ताकतवर हुई है? और अगर 2019 के वोटों की बात करें और इस मेहनत से जो उन्होंने अभी जो प्रचार प्रसार चल रहा है उससे अगर जोड़ ले उन वोट्स को और इस मेहनत को, तो 2 मई को दे दी जाएगी। सोफिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने क्या सुना है सवाल? हाँ, मैंने सुना बिल्कुल। है। मैं कह रही हूँ कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी जो है ताकतवर हुई है, क्योंकि अगर पूरे देश की हम बात करें तो बीजेपी जो है बल्कि बीजेपी जो है कमजोर पड़ती जा रही है। वो हम महाराष्ट्र की बात करें या हम झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, वो सब जगह वो हारे हैं, और जहाँ पर वो थोड़ा बहुत जीते भी हैं तो वो बहुत बहुमत के साथ नहीं जीते हैं इस बार। तो इससे ही ये बात प्रमाण हो जाता है कि उनकी लहर जो है धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत जो ये घोटाले कर रहे हैं या केंद्रीय बल को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस भी जगह पे चुनाव होता है वहाँ पर जो केंद्रीय बल होते हैं वो सीधे सीधे जो है उसको अमित शाह जो गृह मंत्री है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजों का अगर असर है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज लोग जो है इनके मुखौटे को पहचान चुके हैं। अब ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास ना विकास का मुद्दा है, ना रोजगार की बात है, ना किसान के सुधार की बात है, ना देश की हित की बात है। तो अल्टीमेटली हिंदू मुस्लिम सुनकर लोग जो है अब ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं। तो ये सारा जो कार्ड है वो 1-2 बार चलता है, लेकिन बार बार नहीं चलता। तो इन लोगों को अब जो है अपने अंदर सुधार करनी होगी, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है फिर से इनका जो है लहर देखा जा सकेगा। बाकी थोड़ा बहुत ठीक है, चुनाव है, चुनाव में जो है हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र देश है। और दूसरी बात है कि जनता थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ जा सकती है, उनका भी अपना अधिकार है, लोग वोट देते हैं अपनी समझ के हिसाब से। लेकिन हम जो मेन जो हम आंकड़े देखते हैं वो मेजोरिटी के ऊपर देखते हैं कि मेजोरिटी क्या चाहती है। तो मेजोरिटी जो है वो ममता दीदी को चाहती है, ममता दीदी के साथ है। ममता दीदी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ममता दीदी ने विकास किया है, तो लोग जाहिर सी बात है इतने बेवकूफ नहीं है, वो जाहिर सी बात है देख रहे हैं कि भाजपा ने हिंदुस्तान में क्या किया, भाजपा ने यूपी में क्या किया, भाजपा ने बिहार में क्या किया, भाजपा ने सोफिया जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि ठीक है दावा तो कर रही है लेकिन काम आएगा। पश्चिम बंगाल में जो वोट कार्ड धर्म कार्ड खेल रहे हैं वो काम नहीं आएगा। चेतन जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सवाल करूंगी, किस हिसाब से आप जीत का दावा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर होने के बाद भी ममता दीदी से वोट में भी और सीटों में भी पीछे रही है बीजेपी, तो फिर किस हिसाब से आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी 2 मई को? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता के जो सोच है, जो उनका मूड है परिवर्तन का, जो वहाँ के लोगों को लगता है कि हमको हमारे काम करने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से प्रश्न तो बनता है। और यही भारतीय जनता पार्टी ने इन सब सारी बातों को, जनता जनार्दन के मन में जो भय बैठा था रक्त रंजित राजनीति का, उस राजनीति को रक्त से बाहर निकालने का जो हमने काम किया है, मुझे लगता है हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इस हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तानी आदमी पश्चिम बंगाल में अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन घुसपैठिए जो एक शुद्ध रूप से वोट बैंक के रूप में है, वे वहां आकर के उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनकी जमीन जायदाद पे, उनके रोजगार पे कब्जे कर रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान का आदमी ये सारी बातों को आंख बंद करके देखता रहेगा? आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, हमारा कोई ताकत नहीं है, तो भयभीत क्यों भैया? जब हमारी ताकत नहीं है तो इतने डर क्यों रहे हो? हमारी ताकत नहीं है तो आप हिंसा का रास्ता क्यों अख्तियार कर रहे हो? हमारी ताकत नहीं है तो लोकल प्रशासन के माध्यम से गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? हमारी अगर ताकत नहीं है, लोग वहाँ हमारे साथ नहीं है, तो हमारी रैलियों में लाखों लाख लोग क्यों आ रहे हैं? सोफिया जी, जवाब देना चाहेंगे आप? एक रुकिए आप। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स है वो अमित शाह जी के हिसाब से उनके इशारे पे काम करता है। इनको बताइए संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जो वहाँ का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो वहाँ का गृह विभाग अर्थात पश्चिम बंगाल का जो गृह विभाग कहेगा वो काम उनको करना है। ये अलग विषय है कि केंद्रीय गृह बलों पर अगर ममता दीदी आग्रह करती हैं कि उनके खिलाफ विद्रोह करिए, उनके हाथ पांव काट दीजिए, तो किताबी बातें रह गई हैं। ये जो है आज हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। ये सारी जनता भी अब जान चुकी है कि हर तरह से आप किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ तक के चुनाव आयोग को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा है, उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की है।
जनता को भी हमने प्रभावित किया है, पश्चिम बंगाल की जनता को भी हमने प्रभावित किया, हम स्वीकार कर रहे हैं ना। आपकी रैलियों में कितनी भीड़ रही है हमारी जनता, हम इसी जनता के प्रभाव के कारण तो वहाँ हम ताकत के साथ खड़े हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी हम हमारे पश्चिम बंगाल में वहाँ की जनता के प्रेम, स्नेह, भरोसे के कारण ही वहाँ हम खड़े हुए हैं। रैली को कैंसिल तक करना पड़ा, भीड़ नहीं हुई, अपनी रैली को कैंसिल तक करना आपको पड़ा। जो कहना है कह लीजिए, 2 मई दीदी गई, ज्यादा दिन दूर नहीं है अब। अरे ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक है, वो दिन अब दूर नहीं है, वो दिन अब दूर नहीं है जब रक्त रंजित राजनीति से पश्चिम बंगाल निकलेगा। रक्त रंजित राजनीति से पिंड छुड़ाएगा पश्चिम बंगाल, घुसपैठियों से मुक्त होगा। केवल हमारा मिशन 2021 नहीं है, 2024 से भाजपा। अरे तो हमारा मिशन तो सारा हिंदुस्तान है। कहाँ आप तो कहाँ बंगाल पे, आपको बंगाल पे अटकी। अरे हमारा मिशन तो सारा हिंदुस्तान, अखंड भारत है हमारा मिशन। हमारा मिशन तो वो है अखंड भारत। अखंड भारत कहाँ तक जाता है आपको पता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अखंड भारत कहाँ तक जाता है पता है आपको? बताइए अगर आपको निजी पता है तो। आप ही बता दीजिए। नहीं, मुझे तो पता है, हम तो उस सपने को साकार करने के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, आपका अखंड भारत केवल पश्चिम बंगाल जाता है, केवल पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए ला करके बता दे आपका अखंड सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला यही है कि बंगाल के मूल लोगों को मार के भगा दे, बंगाल के मूल लोगों का रोजगार खत्म कर दे, बंगाल के लोगों की हम हत्या कराए, ये है सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला क्या होगा 2 मई के बाद वहाँ की जनता देखेगी। 2 मई के बाद वहाँ की जनता देखेगी कि सोनार बांग्ला क्या होता है। के साथ क्या किया है पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। सारा हिंदुस्तान बहुत अच्छे से जानता है, सारा हिंदुस्तान प्रतीक्षा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी हम वही करें जो हमने सारे देश को किया है। घंटी और ताली जो सारे देश में हमने किया है वो पश्चिम बंगाल में इंतजार कर रहा है। आप जैसे हमने ये नहीं किया कि नहीं माँ दुर्गा का विसर्जन नहीं होगा, नमाज पढ़ी जाएगी, माँ सरस्वती की पूजा नहीं होगी, मुस्लिमों से केवल वोट मांगे, केवल सारे मुस्लिम भाई वोट दे दें, केंद्रीय बलों के खिलाफ महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। समझाती रही 2020 के में आपको बता रही हूँ। अरे आप कहीं बचे नहीं, अब आप बताने लायक नहीं बचे। अब आपकी जनता, अब आपकी जनता को पश्चिम बंगाल ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। पश्चिम बंगाल की जनता आपके विचारों को बहुत अच्छे से जानती है। पश्चिम बंगाल ने आपका क्रूर और हत्या वाला चेहरा देख लिया है कि किस तरह वहाँ के रहने वाले बंगाली भाइयों की आप लोगों ने हत्या कराई है, भाड़े के लोगों से हत्या कराई है, प्रशासन के माध्यम से हत्या कराई है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हत्या की है। किस तरह से प्रधानमंत्री के पैकेज पे 30% का कमीशन खाने वाले लोग वहाँ राजनीति करते हैं और कैसे सत्ता का संचालन करते हैं। बंगाल की जनता मुक्त होना चाहती है 30% के कमीशन वाले गुंडों से, मुक्त होना चाहती है 30% के गुंडों से। मुझे पक्का भरोसा है। चेतन जी और सोफिया जी हमारे साथ कांग्रेस से और माकपा से भी नेता जुड़े हुए हैं। मैं मिथुन जी से, चेतन जी और सोफिया जी मैं आप दोनों को मौका दूंगी, लेकिन मिथुन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि मजबूती पश्चिम बंगाल में है, लेकिन आपका जो गठबंधन है वो कैसा है, दोहरा नजर आ रहा है हमें। जिस केरल में आप वामपंथियों के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हीं वामपंथियों के साथ आप पश्चिम बंगाल में चाय पीते हैं, और वो पीरजादा के साथ आप खड़े हैं जो कोरोना से मरने की बात करता है हिंदुओं की। मिथुन जी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है। मैं बादल जी के पास आना जो चाहूंगी, माकपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल जी आपसे सवाल कर रही हूँ, ना तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वोट घटे और बीजेपी की यदि बात करी तो बीजेपी के वोट भी वहां बढ़े हैं। शायद बादल जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सोफिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जीत का तो दावा कर ही रही हैं, लेकिन फिर भी जो आपके रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने मान लिया है कि बीजेपी को बंगाल में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। किशोर ने क्या कहा ये मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो आम जनता है वो आज दीदी के साथ है। ये अलग बात है कि चोरी चमारी से या केंद्रीय बल को प्रभाव करके, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अगर दीदी ने काम नहीं किया होता तो भाजपा को इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करना। षड्यंत्र कैसे रचे जा रहे हैं? देखिए मैं आ रही हूँ, मैं इस बारे में आ रही हूँ
एक मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 25 राज्यों के मुख्यमंत्री, इतने लोगों को क्या जरूरत है बंगाल में इतना ज्यादा प्रचार करने की? अगर दीदी ने काम नहीं किया होता तो जनता ऑटोमेटिकली उनको हटाकर भाजपा को वोट देती। लेकिन इतना ज्यादा व्याकुलता क्यों है? यहाँ तक के अंतर्राष्ट्रीय मतलब बांग्लादेश जाकर भी मथुआ समाज को जो है उनको प्रभावित करना पड़ा। तो इससे ये समझ में आता है कि वो लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो विकास किया है उनको हटाना, ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है बंगाल में उनको हटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए उन लोगों ने हर तरह के अपने जो है अपनी फोर्सेस, अपनी एनर्जी जो है झोंक दिए हैं बंगाल में, जबकि अन्य राज्यों में भी वोट हो रहा है। वहां पर क्यों नहीं इस तरह के माहौल है? क्या तमिलनाडु इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या असम इम्पोर्टेंट नहीं है? लेकिन फिर भी वो लोग इतना ज्यादा, यहाँ तक कि मीडिया की भी नजरें जो हैं, हर पूरे हिंदुस्तान की नजरें बंगाल पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है, एक वाहिद ममता बनर्जी है जो मोदी सरकार के कदम से कदम वो क्या कहते हैं पत्थर आड़ के जैसा वो जो है वो खड़ी हैं, और इनको हिला देना एक चट्टान के जैसे खड़ी हैं। इस चट्टान को हिला देना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हर तरह के फोर्सेस जो है वो झोंक दिए गए हैं। हर तरह की मुमकिन कोशिश की गई, लीडरों को खरीदा गया, लीडरों को प्रभावित किया गया, लास्ट मोमेंट में सारे लीडर्स को जो है वो टीएमसी छुड़वाया गया, डराकर धमकाकर, या जिस भी तरीके से। क्या ये सारे लीडर्स जो है वो 4-5 साल तक जो है उन लोगों को कभी बिल्कुल सोफिया जी, समय बहुत कम है, मैं बिल्कुल इलेक्शन के 2 महीना पहले सारे लीडरों का चले जाना ये बात प्रमाण करता है कि कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया गया। बिल्कुल सोफिया जी, 2 मई को पता ही चल जाएगा कितने भी आप वोट कार्ड, हिंदू कार्ड, तमाम पार्टियां खेले। लेकिन आखिरी सवाल चेतन जी, समय बहुत कम है, आप ही से पूछना चाहूंगी, आखिर इतनी व्याकुलता ये जो कह रही है कि एक मुख्यमंत्री को हिलाने में आखिर तमाम मुख्यमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इतनी व्याकुलता क्यों आखिर पश्चिम बंगाल में? तो बहन सोफिया ने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम तमिलनाडु में, आसाम में, बाकी दीगर राज्यों में हमने इतनी ताकत क्यों नहीं लगाई। बहुत वाजिब बात है, और इस वाजिब बात का बहुत वाजिब कारण है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अप्रवासियों से पश्चिम बंगाल को भरा जा रहा, जो हिंदुस्तान के देशद्रोही हैं उनसे पश्चिम बंगाल को भरा जा रहा है, जो मूल बंगाली बंधु हैं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके व्यापार को लूटा जा रहा है, उनके जमीन जायदाद पर कब्जे किए जा रहे हैं, और जिस प्रकार से रक्त रंजित राजनीति का जो क्रूप चेहरा वहां पर देखने को मिला, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक सजग प्रहरी की भूमिका में अपने आप को खड़ा किया। मैं सोफिया जी की इस बात से सहमत हूं कि जितना तृणमूल कांग्रेस का कैडर वहां पहले आपका मजबूत था, उतना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कैडर, लोगों को तैयार करना, जनता में पैठ बनाना, घर घर तक अपनी बात पहुंचाना, इन सब बातों को करने के लिए नए सिरे से अपने प्लानिंग की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनेक असंख्य कार्यकर्ताओं ने 1-1 साल, 2-2, 3-3 साल अपने घर परिवार से दूर रह करके पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल के लोकतांत्रिक प्रणाली को जिंदा रखे और उसमें लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए अपने समय का बलिदान दिया। और मुझे लगता है जहां बलिदान होता है वहां ईश्वर की कृपा होती है, वहां पर सब कुछ अच्छा होता है। श्योर है हम कि 2 मई को लोकतंत्र का कमल का फूल खिलेगा और एक नई सुबह के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए विचारों के साथ पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार का गठन होगा। 2 मई ममता बनर्जी दीदी गई। चलिए चेतन जी, अब देखते हैं कि जो दावे आप दोनों ही पार्टियां, तमाम पार्टियां कर रही है, आखिर पश्चिम बंगाल का बाजीगर कौन होगा 2 मई को। फिलहाल तमाम मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो पश्चिम बंगाल इतने दावे कि 2 मई को दीदी गई, वहीं ममता दीदी भी दावा कर रही है कि आखिर ममता दीदी को बंगाल की गढ़ से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 5 चरण की वोटिंग के बाद 3 चरण की वोटिंग बची है, और आखिर पश्चिम बंगाल की जनता किससे चुनती है, खेला होगा या फिर परिवर्तन होगा, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल और किसका है बंगाल में इतना ही। जल्दी लौटेंगे स्वदेश न्यूज पर, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।